जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिएगा 10 क्वेश्चन का मतलब आपके 10 ही नंबर आने चाहिए, ठीक है। कम से कम 7 तो होना ही चाहिए आपका स्कोर। अगर इतना बन रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका जीके वाला जो पोर्शन है उस पर काफी अच्छी कमांड है, काफी अच्छी मजबूती है। मतलब आप यूपी पुलिस का पेपर आराम से हवा में निकाल देंगे। तो मेरे साथ आप बने रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाऊंगा। फटाफट खत्म कर देते हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखें तो आप उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अब हम चलिए अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो बेसिकली इसका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 7 का। 10 में से कितना प्राप्त होता है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद आपको जो है वो नीचे 10 में से होता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ज़रूरी चीज़ों पर हम ज़रूर डालेंगे। इसके बाद वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो रहने वाले। देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है। देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रिजर्व बैंक के बारे में सारे डाउट, सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखिएगा आपको पता है कि जब आरबीआई बनी थी उससे पहले आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई एक्ट वो कौन सा आया था? 1934। तो आरबीआई के बनने के लिए कौन सा एक्ट आया था? 1934 में आया था। जबकि आरबीआई की जो स्थापना है, क्या आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसके बाद में पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। क्या बोला जाए? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो बताइएगा। वो था 1 जनवरी 1949 को। ये पूरा का पूरा आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको जो है वो पूछना चाहूँगा। देखिएगा इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट जो अंग्रेज थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था उनका? ओसबॉर्न स्मिथ। मैं लिख देता हूँ, उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ नाम था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर पहला वाला कौन था? फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? तो उनका नाम था सीडी देशमुख नाम था। क्या था? सीडी देशमुख नाम था। अब आपसे एक और सवाल पूछा जाए, कि पहले आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर जो था वो था कलकत्ता में। कहाँ पर था? कलकत्ता में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में, देख लीजिएगा, दिख रहा होगा, वर्तमान में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। समझ में बात आ रहा है जी? एक और चीज़ देखिएगा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक और देखिएगा, आरबीआई का जो गठन हुआ था वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? आरबीआई का गठन जो हुआ था वो समिति कौन सी थी जिसने सिफारिश की थी? तो उसका नाम था यंग हिल्टन समिति। लिख लीजिएगा, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना जो हुआ था। पूरा डाटा, पूरा आरबीआई के बारे में आपको एक एक पॉइंट पता रहना चाहिए, ठीक है। एक सवाल और देखिएगा, आरबीआई का अगर आपसे पूछा जाए कि लोगो में क्या है, तो आरबीआई के लोगो में क्या है बताइएगा? वो है ताड़ का वृक्ष। लिख लीजिएगा, ताड़ का वृक्ष, और है बंगाल टाइगर, ठीक है। क्या है? बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर एंड जो ताड़ का वृक्ष है, इसका जो लोगो है वो लोगो में इन दोनों को जो है वो सम्मिलित किया गया है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर, स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। एक्ट 1934 का था। देखिएगा आगे देखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है। अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। देखिएगा इसका काफ़ी अच्छा खासा सवाल आता है। स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे ये सवाल पूछा गया था पिछली बार यूपी पुलिस में, तो 1992 के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था वो बना था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? पहले आप ये 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिएगा आपको ये पता रहना चाहिए। देखिएगा जो सूरज होता है, यानी कि सूर्य जो होता है, सूर्य,
एक बात बताएं, सूर्य क्या होता है? सूर्य अगर हम ऐसे करते हैं तो एकदम स्टार की तरह चमकता है ना, ये एकदम स्टार की तरह चमकता है। स्टार बोले तो तारा, तो याद रखना जो सूर्य है ना वो क्या है? तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है? तारा है, ना कि ग्रह है। ग्रह नहीं है सूर्य, याद रखना। ये बार बार गलती करते हैं आप लोग, गलती मत करिएगा कि सूर्य जो होता है ग्रह नहीं है, एक तारा है। एक और चीज़ आप देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज से डिस्टेंस के आधार पर जो ग्रह हैं, देखिएगा एक्चुअली में होता क्या है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा और जो प्रकाश निकलता है उसका मेन स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, इसके बाद में जो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होती है उसके बाद में जो होता है इसके अंदर से हीलियम निकलती है, और हीलियम निकलती है तो उसके बाद में जो सूर्य के अंदर जो ऊष्मा और प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो समझ में आ गया? तो इसलिए याद रखना कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूर्य जो होता है अपना जो प्रकाश ऊर्जा बनाता है, तो वो है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय, लिख लीजिएगा, नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक संलयन। आप भूलना मत, देखो सूरज में सा आ रहा है और यहाँ पर भी सा आ रहा है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है वो सूर्य से संबंध होती है। नाभिकीय विखंडन होती है, हाइड्रोजन बम बनता है ना, हाइड्रोजन बम जो बनता है, लिख देता हूँ, जो हाइड्रोजन बम जो बनता है, हाइड्रोजन जो बम बनता है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? उसके अंदर होती है क्रिया नाभिकीय विखंडन। कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन होती है, इसको याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करना चाहूँगा, ज़रूरी चीज़ है और उसे जो है वो बताना ज़रूरी है। अब आप देखिएगा, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, इसके बाद आपको क्रम ज़रूर पता होना चाहिए, क्रम ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे ये आपका सूरज है और इससे सबसे नज़दीक पहला जो ग्रह है वो कौन सा है बताइएगा? वो है आपका बुध। दूसरा कौन सा है बताइएगा? दूसरा है आपका शुक्र। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका पृथ्वी आ जाता है। चौथा कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा मंगल, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा बृहस्पति, और उसके बाद में छठवां नंबर क्या हो जाएगा? शनि का हो जाएगा। सातवां किसका हो जाएगा? अरुण का। किसका? अरुण का। इसे यूरेनस भी बोलते हैं। क्या? यूरेनस, ठीक है, यूरेनस भी बोलते हैं। आठवां क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सूर्य के जो सूर्य है इसके आसपास कितने पिंड हैं, और उन पिंडों जो आपस में जो पिंड घूमते हैं वो जो पिंड है वही ग्रह कहलाते हैं, जिनकी संख्या जो है वो वर्तमान में 8 है। तो आपको 8 के बारे में पता रहना चाहिए। देखिएगा सबसे, अगर मैं क्षेत्रफल की मतलब सबसे एरिया की बात करता हूं तो बृहस्पति जो होता है सबसे आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में बुध की क्या क्वालिटी है? बुध जो होता है वो सूरज के सबसे नज़दीक है, और ये अपनी जो चक्कर है, अपनी जो यात्रा है, ठीक है, अपने जो घूमना है वो बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में देखो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? इसको जो होते हैं वो, ठीक है, नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो होता है वो नीला होता है, ब्लू होता है, इस वजह से, ठीक है। और जो शुक्र होता है, शुक्र है, मंगल है, चलिए मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं, और बाकी चीज़ें हैं वो हम आगे आपको बता देंगे। आगे देखिएगा, ये आपको मैंने, अरे कुछ क्वेश्चन ऊपर रह गए, चलिए मैं जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। आज मुझे ड्यूटी जाना था, समय नहीं था, इसीलिए मैंने जो है तुरंत जो है मैंने कहा वर्दी पहनना पड़ेगा, उससे बढ़िया फटाफट कर लीजिएगा, दोनों काम हो जाएंगे। सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या हो? देखिएगा सर्वोत्तम विद्युत चालक लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर चांदी होती है। देखिएगा सर्वोत्तम विद्युत चालक पता है किसको बोलते हैं? उसे बोलते हैं जिसके अंदर से ऊष्मा हो या फिर उसके अंदर से विद्युत हो, उसका प्रवाह काफ़ी तेज हो, उसे वो होती है सुचालक धातु, ठीक है। ऐसी धातु जिसके अंदर से विद्युत आसानी से पास हो जाए, बहुत स्पीड से हो जाए, तो उसे बोलते हैं जो होता है सुचालक धातु। तो सुचालक धातु जितनी सुचालक धातु होगी उसमें ही सबसे ज़्यादा विद्युत जो है वो चलेगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो विद्युत चालकता होती है वो चांदी की होती है। कौन सी होती है भैया? चांदी की होती है, ठीक है। और इसके बाद में देखो क्रम आप देख लीजिएगा विद्युत चालकता का। सबसे पहले आता है चांदी, ठीक है, दूसरा आता है तांबा, दूसरे नंबर पर तांबा आता है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम आता है, ठीक है, आता है एल्युमिनियम आता है, और चौथे नंबर पर आता है टंगस्टन। क्या आता है? टंगस्टन। आपको पता होगा विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो भी टंगस्टन का बना रहता है, ठीक है। तो ये क्रम होता है। विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है चांदी के अंदर। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको तांबा लगा देना है। आगे देखिएगा सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है पता है? नाभिकीय संलयन, क्योंकि
यहाँ पर सौर में क्या आता है सा, और संलयन में भी सा आता है, इसलिए नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कर चुका हूँ। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या, कौन सी ध्वनि होती है? देखिएगा कौन सा कारण होता है, अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। देखिएगा आपको बचपन में पढ़ा होगा, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर यहाँ से कोई भी जो आपतित किरण है वो यहाँ पर ये जो तल है इस पर आकर के सीधे अभिलंब की तरफ ही जो वापस अपने जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में निकल जाती है, तो इस परिवर्तन को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं उसे? परावर्तन बोलते हैं। आपको पता होगा कि जब भी कभी कोई ध्वनि आप सीधे आगे सामने दीवार है, पहाड़ है या फिर डीजे बज रहा है, सामने दीवार है या पहाड़ है, कोई भी ऑब्स्टेक्ट है, सीधे उससे जाकर के वापस लौटती है ना, बोलो हाँ या ना, तो उसी को परावर्तन बोलते हैं। तो प्रतिध्वनि का मतलब होता है वापस होना, तो प्रतिध्वनि हो जाएगा, ये आपका परावर्तन क्रिया में होता है। किस में होता है? परावर्तन। देखिएगा ये जो किरण है वो इधर आई और इसी रास्ते में निकल गई, ना कि आगे गई है, तो इसीलिए परावर्तन की प्रक्रिया होती है। आगे देखिएगा, तारापुर में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? उसका आपको नाम बताना है कि भाई तारापुर के अंदर पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, उसका नाम याद। देखिएगा बार बार पेपर में आया था भाई, इसको याद रख लेना, वो है अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा है। इसके बाद में चलो हम बात करेंगे अप्सरा है। कुछ चीज़ें आप देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैक टू बैक याद करने पर ही याद होती हैं। इसके बाद में देखिएगा परमाणु रिएक्टर में ईंधन, जो ईंधन होता है, ईंधन के रूप में क्या यूज़ करते हैं पता है? ईंधन के रूप में करते हैं थोरियम। क्या करते हैं? थोरियम। ठीक है। और भी एक और भी है जो ललितपुर के अंदर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? ललितपुर के अंदर मिलता है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोरियम हो जाएगा, और एक हो जाएगा यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम होता है। ठीक है, थोरियम, यूरेनियम, और एक होता है प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम। तो ये जो होता है वो परमाणु रिएक्टर के अंदर ईंधन का काम करता है। ठीक है, इनके माध्यम से ही जो होता है वो परमाणु रिएक्टर काम करता है। कुछ याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, मैं इसे थोड़ा ब्लैक पेन से कर लेता हूँ। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए यानी कि जो केंगा परमाणु रिएक्टर है, केंगा परमाणु रिएक्टर है, ये कहाँ पर है? तो लिख लीजिएगा, केंगा है कर्नाटक के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, लिख लीजिएगा कुडनकुलम, और एक और लिख लीजिएगा कलपक्कम, कुडनकुलम कलपक्कम, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नरोरा आपका यूपी का परमाणु रिएक्टर है। इसके बाद में पूछा जाएगा, ये हो गया एक और लिख लीजिएगा, इसके बाद में एक और लिख लीजिए तारापुर। ठीक है, तारापुर, तो तारापुर ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ पर है बताओ? महाराष्ट्र का है। एक और लिख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे रावत भाटा, क्या? रावत भाटा, तो ये राजस्थान का है। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखेंगे। रावत भाटा राजस्थान का, केंगा कर्नाटक का, कुडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु का है, और ये हो जाएगा नरोरा यूपी का, तारापुर जो होता है वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक और जोड़ लीजिएगा, काकरापार। कौन सा है? काकरापार। काकरापार जो है गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी पर है? ये तापी नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वायु दाब को नापने का कौन सा उपकरण है? सभी सवालों के जवाब आपको ही देने हैं। ठीक है, प्रयास आप करिए। वायु दाब को मापने वाला कौन सा उपकरण होता है? जो वायु दाब को मापने का, वो होता है बैरोमीटर। कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है। ये वायु दाब के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा के लिए यूज होता है। किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। क्रोनोमीटर क्या होता है? देखिएगा शिप के अंदर, यानी पानी के जहाज के अंदर, ठीक है, शिप के अंदर जो टाइम देखा जाता है, सही समय की गणना की जाती है, वो क्रोनोमीटर होता है। एनीमोमीटर क्या होता है? देखिएगा एनीमोमीटर जो होता है ये वायु का वेग बताता है। किसका? वायु का वेग बता, ये भी शिप के अंदर होता है। ठीक है, ये भी शिप के अंदर होता है, तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, शारदा कानून किससे संबंधित है? देखिए, सती प्रथा, बाल विवाह, सती विवाह या दहेज प्रथा। तो ये बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1929 के अंदर जो कार्यकाल चल रहा था वो किसका चल रहा था बताओ? लॉर्ड इरविन का चल रहा था। किसका? लॉर्ड इरविन का चल रहा था। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पर 1929 के अंदर ये शारदा कानून एक्ट बना था, जिसके अंदर ये कहा गया था
कि यानी लड़कों की जो उम्र होगी वो 18 होगी एंड गर्ल्स की जो उम्र होगी वो 14 साल होगी। तो ये था शारदा एक्ट, किससे संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था, जो कि 1929 के अंदर लॉर्ड इरविन के टाइम पर बना था, जिसमें कहा गया था कि भाई बॉयज की उम्र 18 होगी, गर्ल्स की उम्र 14 होगी। ये सब जो है इस एक्ट के अंदर लिखा था। आगे देखिएगा, यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? ये किसने कहा था? देखिए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जनता की उपेक्षा करना पाप है, इसको आप भूलना नहीं है। ठीक है, ये तो करवा दिया आपका। चलिए, ये आपका पूरा करवा ही दिया है। इसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल जो है वो जो है वो बचा होगा। पूरा का पूरा जितना था वो सब का सब हमने करवा दिया है। ठीक है, अब आपको मुझे एक सवाल बताना है कि आपका 10 में से कितने नंबर बने, 10 में से आपका कितना स्कोर आया वो बताइए। 10 बना है या फिर 9 या फिर 8 बनाए, जितना भी बनाए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं अपना सपना पूरा करना इस वर्दी का, तो भाई ज़रूर मिल जाएगी। पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, चीज़ों को याद कर लो, रिवीजन कर लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, बस आराम से हो जाएगा। और एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद सही बताने कि जीवन के अंदर दूसरा सुख प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी फैमिली, आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो सब जो है वो चेंज हो जाती है। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।